वेलकम गाइज, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस, जिसमें कि हम देख रहे थे क्लास 12 की केमिस्ट्री के बारे में और पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 8 जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। सो पार्ट 8 है जिसमें कि हम देखेंगे लॉट्स ऑफ अबाउट ऑक्सीजन की जो एलोट्रॉप है यानी कि ओजोन जो है उसके बारे में देख पढ़ेंगे। बाद में उसके ओजोन के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ जो ऑक्साइड्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो ऑक्साइड्स है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड जो है उससे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताने के लिए एक इसमें जो इस पर जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें सबसे पहले जो पूछे जाते हैं यानी कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड बोलिए और उसके एग्जांपल बोल सकते हैं। इस पर एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिटेल में सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में किस पर क्वेश्चन आ सकता है ये भी देखेंगे। ओके, सबसे पहले एसिडिक ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या है? ऑक्साइड यानी कि क्या बोला था मैंने, जिसमें भी ऑक्सीजन होगा, जो आइदर मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, उसका जो यानी कि उसमें अगर रहा तो उसके क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, अगर उसके साथ ऑक्सीजन के साथ अगर मिल गया तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्साइड में थे। ओके, यहाँ पे है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड यानी कि क्या? एसिडिक ऑक्साइड यानी कि जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। कौन कौन से ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं ये देखेंगे। एन ऑक्साइड विच डिजोल्व इन वाटर, ऐसा कौन सा भी ऑक्साइड है जो वाटर में डिजोल्व होगा। एक कौन सा भी ऑक्साइड है जो वाटर में डिजोल्व होगा, बाद में टू गिव एसिड यानी कि क्या, एसिड देगा। यानी कि क्या, एक कौन सा भी ऑक्साइड है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया है SO2, यानी कि SO2 अगर वाटर में मिल जाएगा डिजोल्व होने के बाद, अगर वो एसिड तैयार करेगा या फिर यानी कि क्या H2SO3 तैयार करेगा, जो सल्फ्यूरस एसिड है वो तैयार करेगा। यानी कि क्या, जो कोई भी ऑक्साइड है वो अगर वाटर में डिजोल्व होने के बाद एसिड तैयार करता है तो उसे क्या कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। और यानी कि एक और चीज़ है कि और रिएक्ट्स विद द बेस टू गिव साल्ट। यानी कि क्या, अगर जो एसिड है, एसिडिक ऑक्साइड है, अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करके अगर साल्ट देता है तो उसे क्या कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। यानी कि एसिडिक ऑक्साइड के दो चीज़ें हैं, जिसमें क्या क्या बताया होगा आपको कि एन एसिडिक ऑक्साइड विच द ऑक्साइड विच डिजोल्व इन वाटर, यानी कि जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद एसिड देता है। और एक बात, या फिर जो ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर साल्ट प्लस वाटर देता है, यानी कि साल्ट प्लस वाटर देता है, उसे क्या कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, SO2, SO3, CO2, N2O5, Cl2O7। आपको इजी ट्रिक बताता हूँ या इसको ध्यान में रखने की। सिंपली जो नॉन मेटल हो गए, ओके, जो नॉन मेटल हो गए उसके जब ऑक्साइड आएंगे, यानी कि नॉन मेटल कहाँ पर होते, जो ग्रुप 16 हो, ग्रुप 17 हो या फिर ग्रुप 14 हो, इनके जब ऑक्साइड तैयार होंगे, यानी कि ग्रुप 16 का कौन हो गया, सल्फर हो गया, उसका ऑक्साइड हो गया। और ग्रुप 14 का क्या हो गया, अपना कार्बन आ गया। इनका अगर ऑक्साइड होगा तो क्या कहते हैं उसे, यानी कि हमेशा वो एसिडिक नेचर का रहेगा। अल्दो दिस एसिडिक नेचर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यानी कि क्या, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक नेचर डिक्रीज जाता जाएगा। बट जितना ज़्यादा यानी कि जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा तब उतना उसका ऑक्साइड जो होगा उतना एसिडिक होगा। ओके, क्लियर है। यहाँ पे दिया हुआ है कि SO2 अगर वाटर में मिल जाएगा तो क्या होगा, H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड तैयार करेगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि ये एसिड तैयार कर रहा है। और SO3 जो है ये क्या कर रहा है, NaOH यानी कि क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स होकर क्या कर रहा है, अपना रिएक्ट होकर क्या कर रहा है, Na2SO4 तैयार कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, साल्ट तैयार कर रहा है, साल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे ये जो सेकंड लाइन है, रिएक्ट्स विद द बेस एंड गिव साल्ट, यानी कि जो साल्ट के साथ यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट होगा और क्या देगा, अपना साल्ट देगा। क्लियर है। एसिडिक ऑक्साइड क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अपना बेसिक ऑक्साइड, यानी कि क्या, जस्ट लाइक जैसा एसिडिक ऑक्साइड है उसी तरह क्या है बेसिक ऑक्साइड। यानी सिंपली क्या है, सिंपली में आपका अगर कहना चाहेंगे तो अगर ऑक्साइड अगर वाटर में डिजोल्व होने के बाद अगर बेसिक यानी कि अगर बेस देगा, यानी कि क्या, जैसे एसिड दिया था एसिड ऑक्साइड ने, वैसे यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड जो क्या करेगा, बेस तैयार करेगा वाटर में डिजोल्व होने के बाद, तो उसे क्या कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड। और एक क्या, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट होता है, अगर जो बेस है वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो यानी कि सॉरी बेस नहीं, अगर वो ऑक्साइड जो है अगर एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या कहते हैं, उसे बेसिक ऑक्साइड कहेंगे। सिंपली इसका आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि एसिडिक ऑक्साइड क्या किसके, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड क्या करेगा, वाटर में एसिड तैयार करेगा और बेस के साथ रिएक्ट होगा। सिंपली बेसिक ऑक्साइड वाटर में बेस तैयार करेगा और एसिड के साथ रिएक्ट होगा। ओके, आपको इसके एग्जाम्पल दिए हुए, एग्जाम्पल है Na2O, CaO एंड BaO, यानी कि फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप के जो मेटल है
उनके अगर ऑक्साइड तैयार हो गए तो उसे उसके वो किसके नेचर किस नेचर के होते हैं, वो होते हैं अपने बेसिक नेचर के। ओके क्लियर है। सो ये क्या करेगा, सो CaO अगर यानी कि वाटर में, यानी कि जो बेसिक ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर में अगर मिक्स हो गया तो क्या करेगा, COH/2 यानी कि क्या बेस तैयार करेगा। ओके इसे क्या कहते हैं, लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइम। सो नेक्स्ट है BaO यानी कि बेरियम ऑक्साइड। सो बेरियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ और BaO HCl के साथ रिएक्ट होकर क्या करेगा, BaCl2 तैयार करेगा, यानी कि क्या अपना साल्ट तैयार करेगा। क्लियर है, बेसिक ऑक्साइड क्लियर हो गया। सिंपली एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड आपको 1-1 मार्क या फिर 2-2 मार्क के लिए यानी कि 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। सिंपली आपको इसमें आइदर इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं और यानी कि ऑड वन आउट में से पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है और बेसिक ऑक्साइड ढूंढ लो। ओके क्लियर है। नेक्स्ट है अपना एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि एम्फोटेरिक नेचर का कैसा कहता है। एम्फो, आपने कभी बायोलॉजी में एम्फीबियंस के बारे में सुना होगा। एम्फीबियंस, जो एम्फीबियंस रहते हैं किसका एग्जाम्पल, एम्फीबियंस का एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग है। सो एम्फीबियन का एग्जाम्पल जो फ्रॉग है वो क्या करता है, जो फ्रॉग है ये वाटर में भी रह सकता और क्या पे रह सकता, यानी कि सॉइल में या फिर यानी कि जमीन पर रह सकता। यानी कि जो एम्फी क्या करता है, बोथ को डिफर करता है। उसी तरह से यहाँ पे जो एम्फोटेरिक है, एम्फो यानी कि जो एम्फो जो वर्ड है ये किसको डिस्क्राइब करता है, दोनों को, यानी कि क्या बेसिक प्लस एसिडिक नेचर, यानी कि क्या उस ऑक्साइड का बेसिक नेचर भी होगा यानी और एसिडिक नेचर भी होगा, यानी कि दोनों भी नेचर होगा। जो अपना कौन सा भी ऑक्साइड है, सपोज यहाँ पे दिया हुआ है Al2O3, इसका नेचर क्या है, ये एसिड भी तैयार करेगा वाटर में रिएक्ट होने के बाद और बेस भी तैयार करेगा वाटर में रिएक्ट होने के बाद। और आइदर इसको अगर किसी अदर के साथ, जैसे बेसिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट हुआ था और जो अपना एसिडिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट हुआ था, वैसे अगर इसको डिस्क्राइब किया तो यहाँ पे सिंपली में क्या होता है कि अन ऑक्साइड विच रिएक्ट विद द बेस एज वेल एज विद द एसिड, यानी कि जो ऑक्साइड है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो और क्या करेगा, अपना साल्ट करेगा, उसे क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी कि क्या, जो एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट होगा तो उसे क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट है अपना, इसकी एग्जाम्पल है Al2O3 यानी कि क्या एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, यानी कि क्या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया। सिंपली इसको लिखने का तरीका क्या है, Al+O लिखने का। इसके 2 वैलेंसी, इसके 3 वैलेंसी है, इसको क्रॉस कर दिया, क्या हो गया Al2O3। ओके और नेक्स्ट इसमें आप लिख सकते हैं जिंक सल्फाइड, यानी कि ZnO, जिंक सल्फाइड नहीं सॉरी जिंक ऑक्साइड, ZnO भी लिख सकते हैं। ओके सो जिंक ऑक्साइड हो गया। यहाँ पे देखिए Al2O3 बेस के साथ रिएक्ट होकर अपना साल्ट फॉर्म कर रहा है और एसिड जो है अपना, यानी कि सॉरी Al2O3 है वो एसिड के साथ रिएक्ट और भी साल्ट फॉर्म कर रहा है। सिंपली में दोनों के साथ रिएक्ट हो रहा है Al2O3, इसलिए इस ऑक्साइड को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। और एक बात है, जब कभी भी जो अपना Al2O3 है उससे अगर ज़्यादा बेसिक वाला होगा तब वो एसिडिक नेचर पे एक्ट करेगा, यानी कि क्या NaOH बेसिक है ज़्यादा तो यहाँ पे Al2O3 क्या है, एसिडिक नेचर का है। और HCl जो एसिडिक है तो यहाँ पे जो Al2O3 है किस नेचर का है, यानी कि बेसिक ऑक्साइड का, यानी कि बेसिक नेचर का है। सो इस तरह से यानी कि एसिडिक प्लस बेसिक जो प्रॉपर्टी है इसका, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। ओके तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अपना न्यूट्रल ऑक्साइड। ये न्यूट्रल ऑक्साइड यानी कि क्या, न्यूट्रल, जैसे कि यहाँ पे दोनों एसिड के, पहले हमने देखा एसिड जो बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है, बाद में जो हमने देखा बेस जो एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, थर्ड हमने देखा जो ऑक्साइड एसिड प्लस बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है। और यह ऐसा भी हो सकता है जो किसी के साथ नहीं रिएक्ट होगा, यानी कि जो ऑक्साइड किसी के साथ भी नहीं रिएक्ट होगा उसे क्या कहेंगे, न्यूट्रल। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया है, न्यूट्रल ऑक्साइड, दो ऑक्साइड विच आर नाइदर बी एसिडिक और नॉर बेसिक, या फिर जो ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं होगा या फिर बेस के साथ भी नहीं रिएक्ट होगा उसे क्या कहेंगे हम, न्यूट्रल ऑक्साइड। यानी कि क्या न्यूट्रल है, किसी के साथ भी ये एक्शन नहीं दिखाएगा, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया उस पर निगेटिव चार्ज है और यानी कि अपना प्रोटॉन हो गया उस पर पॉजिटिव चार्ज है, बट न्यूट्रॉन्स रहते उस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता, यानी कि क्या किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होगा। उसी तरह से न्यूट्रल ऑक्साइड किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होगा, उसे क्या किसी के साथ, यानी कि क्या एसिड हो या फिर बेस के हो इसके साथ रिएक्ट नहीं होगा। ओके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए न्यूट्रल ऑक्साइड के, ये CO NO एंड N2O, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। ओके इसके 3 एग्जाम्पल है, आपको ध्यान में रखने इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 ही एग्जाम्पल है जो न्यूट्रल ऑक्साइड में आते हैं। ओके क्लियर है। सो यहाँ पे आपको अगर पूछा तो पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब करिए आइदर 2 ऑफ दिस ऑक्साइड, यानी कि दो ऑक्साइड दिए होंगे उसको डिस्क्राइब करना, ऐसा पूछा जा सकता है, या फिर ऑड ऑन आउट भी पूछा जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है अपने ओजोन के बारे में हम देखेंगे। ओजोन जो है वो क्या है, अलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे इजीली, उसके एसिडिक प्रॉपर्टीज, सॉरी उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, रादर देन उसके बाद उसका यूजेस भी देखेंगे
और साथ ही के साथ उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है ओजन। ओजन, आपको ओजन के बारे में सबसे पहले क्या पता है? ओजन के बारे में आपको ये पता है कि ओजन क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है अपने अर्थ के पास। आपने कब बहुत बार सुना होगा कि ओजन का ओजन अम्ब्रेला कहता है। ओजोन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर नहीं, ओजोन का ओजोन अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो अब उसी ओजन को, यानी कि इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा होने के कारण इसको यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। ओके, सो ओजन O3 इज अ एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप को तो आपको क्लियर हो गया होगा, एलोट्रॉप का क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है, उसके बाद है ऑक्सीजन इज एन अपर एटमॉस्फेयर, यानी कि अपर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन दी हुई है। ओके, ये यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन दी हुई है। सबसे पहले ये प्रिपरेशन, यानी कि सिंपली अगर आपको नेचर में कैसे प्रिपेयर होता है अगर आपको समझना है तो आपको ये लिखना होगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ द ओजोन इज फॉर्म इन द नेचर, यानी कि नेचर में कैसे फॉर्म होता है, तो उसके बारे में आपको लिखना होगा कि ओजोन जो रहता है अपर एटमॉस्फेयर में, वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट्स क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। सो ओजोन है, यानी कि ऑक्सीजन है, जो अर्थ के पास जो ऑक्सीजन है अपर लेयर वाला, वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट लाइट जो सन से आ रही है, ओके, ऐसे सन से आ रही है जो अल्ट्रावायलेट लाइट है, उसको ऑब्जर्व करेगा। उस ऑब्जर्व यानी अल्ट्रावायलेट लाइट्स क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है। उस एनर्जी के सोर्स से क्या करेगा, जो अपना O2 है उसको ब्रेक करेगा और एटॉमिक ऑक्सीजन, यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पे देखा हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ऑक्सीजन इन अपर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट से क्या करेगा, एनर्जी यूज करेगा और क्या करेगा, ब्रेक करेगा ऑक्सीजन को ब्रेक करेगा। और उसके बाद वो उसका क्या करेगा, एटॉमिक ऑक्सीजन, यानी कि क्या, अपना नेसेंट ऑक्सीजन तैयार करेगा। ओके, एटॉमिक ऑक्सीजन यानी कि क्या, जो एटम थे, एटॉमिक लाइक ऑक्सीजन तैयार करेगा, यानी कि उसको फ्री रेडिकल भी कह सकते हो क्या, ऐसे फ्री रेडिकल भी लिख सकते हैं आप, यानी कि क्या, फ्री रेडिकल लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। ओके, विच कंबाइंस विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म O2 O3, यानी कि बात, जो अपना जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो बाद में किसके साथ रिएक्ट होगा, एक अपना मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, उसके साथ रिएक्ट होगा और बाद में क्या करेगा, O3 फॉर्म करेगा। सिंपली में क्लियर हो गया आपको। ये यहाँ पे क्या क्या बताया है कि सिंपली ऑक्सीजन जो अपर एटमॉस्फेयर में रहता है वो क्या करेगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अपनी एनर्जी यूज करेगा और जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसको ब्रेक कर एटॉमिक ऑक्सीजन में कवर करेगा। बाद में ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है वो किसके साथ रिएक्ट होगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के, और अपना O3 फॉर्म हो जाएगा। सो जो ओजोन नेचर में कैसा फॉर्म होता है ये क्लियर हो गया। सो ये नेक्स्ट है अपने बाद, इसके बाद है द लेयर ऑफ द ओजोन दैट प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस, जो ओजोन की लेयर करती है, क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है अर्थ सरफेस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, ओजोन अम्ब्रेला। सो ओजोन अम्ब्रेला क्यों कहता है, सो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मीन बाय ओजोन अम्ब्रेला और व्हाई द ओजोन इज कॉल्ड ओजोन अम्ब्रेला, ऐसा भी पूछा जा सकता है। सिंपली क्लियर है। सो आपको लिख सकते हैं कि क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से, ये तो इजी आपको इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट है अपना प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, तो ओजोन को कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे। सो आपको एक इजीली बताता हूँ कि सबसे पहले क्या है, जैसे हमने यूवी रेस से, यानी कि यूवी रेस से हमने क्या किया था, अपनी एनर्जी यूवी रेस से हमने एनर्जी ली थी, किसके लिए हमने ली थी, अपने ओजोन जो है ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, उसको ब्रेक करने के लिए। अब ये एनर्जी हम तो यानी कि पहले तो हमने इस रेस को हम धरती पर नहीं ला सकते। ओके, इसको तो धरती पर नहीं लाने के लिए ओजोन बनाए। ओके, तब अब अगर हमें जब ओजोन बनाना होगा तो अब हम क्यों यूज़ करेंगे यूवी रेस को, उसको पहले ही तो हम आने नहीं दे रहे, तो उसके बाद यूज़ कब करेंगे। सो इसलिए यानी कि जो यूवी रेस काम करता है एनर्जी देने का, उसके जैसा कौन काम करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक आर्क, यानी कि क्या, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज काम करेगा। आपने कभी कभार देखे होंगे जो रॉड्स रहते हैं, ऐसे पिक्चर या फिर फिल्म में देखे होंगे आपने, जो रॉड्स रहते हैं ऐसे 2 रॉड्स रहते हैं, उसके पास उसको ऐसे एकदम ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती, ऐसे दिखी होगी आपने, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रोड के पास में जो ये सर इलेक्ट्रिसिटी जैसे लाइट जैसे दिखता है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इसमें क्या रहती है, एनर्जी, इस एनर्जी को हम यूज़ करेंगे जो ऑक्सीजन है उसको ब्रेक करने के लिए। बाद में इस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन, सिंपली, या बाद में ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जो यूज़ किया हुआ ये क्या है कि आपको क्या करना है, एक ओजोनाइजर लाइक बैटरी रहती है, ओजोनाइजर रहता है, यानी कि एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ओजोनाइजर लाइक एपरेटस रहता है, उसमें ऐसे इलेक्ट्रोड रहते हैं 2। ओके, ऐसे 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं जिसमें से जिसको एक यानी कि हम
प्लस और माइनस जस्ट लाइक दैट, यानी कि क्या बैटरी सपोर्ट किया जाता है एकदम हाई वोल्टेज एनर्जी, और इसमें रहता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा और ये एनर्जी यूज करके सिमिलरली लाइक कंडीशन जैसे नेचर में होती है वैसे यहाँ पे ओजोन तैयार हो जाएगा। ओके, तो इसको हम पढ़ लेंगे फिर एकदम सिंपली में, और बाद में इसको डिस्क्राइब करेंगे। सो ओजोन इज प्रिपेयर्ड इन अ लेबोरेटरी बाय पासिंग द साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करके, जैसे यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करके थ्रू द प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन, यानी कि प्योर एंड ड्राई फॉर्म में ऑक्सीजन चाहिए। अगर ड्राई नहीं होगा तो उसमें मॉइस्चर होगा, यानी कि वाटर रहेगा, तो वाटर रहेगा यानी कि हाइड्रोजन रहेगा, तो कौन सा भी अलग सा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। ओके, सो यानी कि H2O2 भी फॉर्म कर सकता है, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म कर सकता है, इसलिए उसमें हाइड्रोजन नहीं चाहिए, ड्राई एंड प्योर फॉर्म में चलो है। इन एपरेटस कॉल्ड एज ओजोनाइजर, आपको बताया मैंने ओजोनाइजर क्या रहता है, एक एपरेटस रहता है जिसमें कि ओजोन प्रिपेयर किया जाता है। ओके, as the conversion the oxygen as conversion of oxygen to the ozone only is 10%, यानी कि जितना ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होगा उसमें से सिर्फ 10% ऑफ यानी कि ओजोन तैयार होगा, सिर्फ 10% तैयार होगा, यानी कि एक कमी, यानी कि बहुत कम मात्रा है। यानी कि इसका मतलब ये हो सकता है कि ऑक्सीजन ओजोन में नहीं कन्वर्ट होना चाहता होगा, या फिर ऑक्सीजन स्टेबल है और ओजोन स्टेबल नहीं है। अब स्टेबल किससे डिसाइड करते हैं, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी वो अनस्टेबल रहेगा। आप सिंपली ये समझ लीजिए, जिसके पास पैसा रहता है तो अनस्टेबल स्टेबल रहता है क्या, नहीं रहता ना, वो एकदम खर्चिक रहता है, यानी कि क्या खर्च करता रहता है इसका, यानी कि अनस्टेबल रहता। और जिसके पास कम पैसा है वो स्टेबल रहता है, यानी कि क्या, यानी कि वो ज़्यादा खर्चिक नहीं रहता, या फिर इधर उधर नहीं फिरता ऐसा। उसी तरह से अगर जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो अनस्टेबल होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि ओजोन के पास क्या है, एनर्जी ज़्यादा है, जिसके कारण ये अनस्टेबल रहता है। सो अगर आपको पूछा कि स्टेबल और अनस्टेबल ओजोन और यानी कि O2 और ओजोन में स्टेबल कौन है, तो कौन अनस्टेबल है, यानी कि ओजोन अनस्टेबल है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। सो द प्रोडक्ट इज नोन एज ओजोनाइज ऑक्सीजन, यानी कि उसके क्या कहते हैं, ओजोनाइज ऑक्सीजन। इट इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। अब जब कभी इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसको अब क्लियर करता हूँ। इंडो यानी कि क्या, आने देने का, और एक्सो यानी कि क्या, बाहर जाने देगा। सो यहाँ पे क्या है कि इट इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। जब ओजोन यानी कि ओजोन प्रिपेयर होता है, जब अपना ऑक्सीजन से ओजोन प्रिपेयर होता है, तब उसे क्या करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। यानी कि क्या, ऑक्सीजन के पास जो एनर्जी है उसमें ज़्यादा एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि ऐड करने के बाद ओजोन के पास कितनी एनर्जी होगी, ऑक्सीजन के पास जितनी थी ये एनर्जी होगी, प्लस जो अपना ऐड करी उतनी एनर्जी होगी, यानी कि क्या, ओजोन के पास ज़्यादा एनर्जी होगी। सिंपली इसको क्या कहते हैं, यानी कि ओजोन के पास ज़्यादा एनर्जी होने के कारण ये स्टेबल होगा। ओके, सो यहाँ पे जो H+ डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि प्लस जो डिस्क्राइब कर रहा है, इसे क्या कहते हैं, यानी कि एनर्जी देनी पड़ रही है, यानी कि इंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि क्या, जब ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होगा तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि इंडोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, सो इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्लियर हो जाएगा। सिंपली इसका अगर ये उल्टी रिएक्शन होती है तो अपनी को क्या करना पड़ेगा, ओजोन से एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तब अब जाके अपना ऑक्सीजन तैयार होगा। यानी कि क्या, जब ओजोन से ऑक्सीजन तैयार होगा तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सिंपली जो इंडोथर्मिक प्रोसेस है उसके उलट में, यानी कि उसके अगर रिवर्स गया तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। ओजोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, हमने देखा था कि ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन क्या है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है। ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, और भी कई फिजिकल प्रॉपर्टीज, जस्ट लाइक उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं तो उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर वैसा ऐसे देखा था। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ओजोन है वो क्या है, ओजोन प्योर ओजोन है, एक पेल ब्लू गैस है, एक गैस लाइक, यानी कि क्या, गैस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है इन नेचर, एक पेल ब्लू गैस है। उसके बाद उसका अगर उसको एकदम पास लिया, यानी कि जो पेल ब्लू उसको अगर हमने पास लिया, यानी कि अगर गैसेस का फॉर्म का अगर लिक्विड किया तो एक जस्ट लाइक डार्क ब्लू लिक्विड हो जाएगा, यानी कि क्या, पेल ब्लू डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो गया। बाद में उसका अगर सॉलिड किया तो क्या हो जाएगा, वायलेट ब्लैक हो जाएगा, यानी कि क्या, डार्कर एंड डार्कर होता जाएगा। सिंपली में डार्कर एंड डार्कर हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्योर फॉर्म में उसका क्या है, पेल ब्लू है, और डार्क ब्लू किस में है, लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में, और वायलेट ब्लू किस के है, यानी कि वायलेट ब्लैक किस में, सॉलिड स्टेट में, सिंपली में। सो ओजोन हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, यानी कि क्या, ओजोन के पास कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, यानी कि ओजोन का स्मेल अलग है। सिंपली में उसका अगर ये स्मेल है, यानी कि ऐसा स्मेल आया तो समझ लीजिए कि सपोज ये ओजोन ही है, और इसके जैसा ओजोन, यानी कि इसके जैसा स्मेल अदर, यानी कि दूसरे के पास नहीं होगा, इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। और एक बात है, व्हेन इट इज इन द कॉन्सेंट्रेशन अबव द 100 ppm, यानी कि अगर हमने 100 ppm को डिस्क्राइब करना है, अगर ppm क्या होता है,
ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन यानी कि क्या, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, यानी कि क्या 10 लाख में अगर 10 लाख मॉलिक्यूल्स हो गए एयर में, यानी कि सब मॉलिक्यूल्स, इसमें हाइड्रोजन आ गया, सब आ गए, अगर उसमें सिर्फ 100 भी अगर ओजोन हुआ ना, यानी कि 100 पार्ट्स, यानी कि क्या 10 लाख में जितने ओजोन अगर 100 भी होगा ना, तो भी ये क्या करेगा, नोसिया प्लस हेडेक करेगा, यानी कि नोसिया प्लस हेडेक करेगा। यानी कि सिंपली में अगर आप समझेंगे तो ओजोन आपके यानी कि क्या अर्थ लेयर के पास नहीं जमेगा, यानी कि ये अर्थ से ज़्यादा, जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। यानी कि क्या सबसे अच्छा, यानी कि ये तो आप समझेगी कि यार ये हमारे पास यानी कि क्या यूरेस को तो ये तो बचा रहा है, बट यूरेस को ये बचा रहा है हमको, बट ये खुद ही यानी कि क्या खुद ही हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। ओके, सो यहाँ से क्या होगा, ये हेडेक प्लस नोसिया करेगा अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन 100 पार्ट्स पर ppm यानी कि 100 पार्ट्स पर ppm से ज़्यादा होगा, तब ये क्या करेगा, हेडेक प्लस नोसिया करेगा। नेक्स्ट है इट इज़ अ डायमैग्नेटिक इन नेचर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अपना ऑक्सीजन है यानी कि O2 मॉलिक्यूल है, ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, डायमैग्नेटिक नेचर है। ये जो ओजोन है ये क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर है, यानी कि क्या सिंपली में ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिपेल करेगा, जैसे कि उसको अगर मैग्नेट पास में लाया तो ये रिपेल हो जाएगा सिंपली में। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। सिंपली में आप देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यानी कि क्या, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यानी कि क्या, अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि क्या, अगर उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ओके, अगर उसको किसी कंपाउंड को अगर ऑक्सीजन को दिया जा रहा है, सपोज यहाँ पे पोटेशियम है, अगर उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ये ऑक्सीजन अगर ओजोन ने दिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओजोन क्या कर रहा है, अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा ही है कि जब कभी भी ओजोन जो है O3 है, ये अगर ये क्या करता है O2 में कन्वर्ट हो जाएगा और नेसेड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में ये नेसेड ऑक्सीजन किसी एलिमेंट या फिर मेटल के साथ रिएक्ट होकर क्या करेगा, उसका ऑक्साइड तैयार करेगा। सिंपली में क्या है कि अपना ओजोन क्या कर रहा है, किसी अदर मेटल का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए क्या है कि ओजोन के पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। ओके, इसके साथ अगर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करेंगे क्या, वो अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, यानी कि क्या, यानी कि उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, किसी कंपाउंड से अगर इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, सपोज मेटल है, ये नेचर में यानी कि मेटल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, अगर ये मेटल का कन्वर्शन अगर मेटल डाइपॉजिटिव या फिर ट्राइपॉजिटिव कोई भी हो, इसके बाद इसके पास से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तब भी यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि क्या, सिंपली में अगर किसी मेटल्स में से या फिर किसी एलिमेंट में से अगर उसने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सो दो ऑक्सीडेशन की टाइप है, यानी कि क्या, अगर उसको ऑक्सीजन दिया तो ऑक्सीडेशन हो गया, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यानी कि क्या, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दिया, यानी कि पॉजिटिव में ला दिया, या फिर उसका ऑक्सीडेशन में 0 to पॉजिटिव हो गया तो उसके क्या कहेंगे हम, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। सिंपली में जो ओजोन है वो अपना ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, कैसे कि ओजोन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज इट इजिली डिकम्पोजेस टू लाइबरेट नेसेंट ऑक्सीजन, यानी कि क्या, नेसेंट ऑक्सीजन तैयार करेगा तो उसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा। ओजोन ऑक्सीडाइजेस लीड सल्फाइड टू द लीड सल्फेट, यानी कि क्या, लीड सल्फाइड है उसको लीड सल्फेट में कन्वर्ट करेगा और आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट करेगा। सिंपली ये रिएक्शन हमको समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि PbS यानी कि क्या, लीड सल्फेट PbS, यहाँ पे जो S का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या है, -2 है, और जो PbSO4 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, S+6 यानी कि क्या, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपली में क्या किया हमने, यहाँ पे जो सल्फर है उसमें से क्या किए, 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी कि क्या, ओजोन के प्रेजेंट में इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो यानी कि सल्फर में से हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ पे सल्फर का क्या हो गया, या ऑक्सीडेशन हो गया, और जिसके वजह से हुआ यानी कि ओजोन की वजह से हुआ, तो इसके बाद यानी कि क्या, ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखा रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सल्फर जब भी कभी भी माइनस यानी कि -S- में होगा, यानी कि S2- में होगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइदर S4- में हो जाएगा, या फिर S4+ में हो जाएगा, या फिर S4+6 यानी कि ऑक्सीडेशन रेट उसकी +6 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है अपना आयोडाइड आयन, यानी कि माइनस आयोडाइड आयन, उसका क्या कन्वर्शन, यानी कि उसका किस में कन्वर्शन हो गया, आयोडीन में, यानी कि क्या, I0 में। सिंपली में I2 यानी कि 2 इलेक्ट्रो प्लस में किसका कन्वर्शन हो गया, I0 में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी कि क्या, सिंपली में आयोडीन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले थे इसको निकाल दिए, उसका क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया।
और किसके वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ओजोन की वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो गया। सो ओजोन क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखा रहा है। ओके, सो ये जो रिएक्शन है इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये क्या करता है, ओजोन है या नहीं है इसका एस्टिमेशन में यूज होता है। यानी कि क्या, किसी कंपाउंड में ओजोन है या नहीं है इसके एस्टिमेशन के लिए, यानी कि ओजोन है या नहीं है इसको समझने के लिए इस रिएक्शन का यूज होता है। यानी कि पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट किया जाता है ओजोन के साथ, बाद रिएक्ट होगा तो ये अगर एक कलर होगा तो इस यानी कि क्या कलरलेस है तो आयोडीन अपना कलर यानी कि वॉयलेट कलर तैयार करेगा। सो यहाँ पे अगर इसका यानी कि पोटेशियम आयोडाइड का कलर अगर जो कलरलेस है उसका अगर कलर हो गया तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी उस कंपाउंड में क्या है अपना, यानी कि उस मिक्सचर में क्या है अपना ओजोन है। ये इसकी एक रिएक्शन है, इसको ध्यान में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में इसको ही रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट है जो अपना ओजोन है ये क्या करता है, ओजोन ऑक्सीडाइजेस नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी कि क्या NO को ऑक्सीडाइज कर क्या करता है NO2, यानी कि क्या उसको एक ऑक्सीजन ऐड करता है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड किया तो यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि NO का ऑक्सीडेशन हो गया, उसका कन्वर्जन NO2 में हो गया। हेंस जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, हेंस द डाइऑक्साइड ने हेंस नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिटेड फ्रॉम द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स कैन बी ब्रिंग फोर्थ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर। यहाँ पे सिंपली ये क्या कर रहा है कि जो हमारे रॉकेट्स रहते हैं, रॉकेट प्रपल्शन से जो निकल रहा है, जो अपने रॉकेट के नीचे से आग लगती हुई दिखी है, रॉकेट हो या फिर जो सुपरसोनिक जेट हो उसमें से आपने आग निकलती हुई दिखी होगी, तो ये इसमें से क्या निकलता है, NO निकलता है। जो NO निकल रहा है ये NO किसके साथ रिएक्ट होता है बाद में, यानी कि ओजोन के साथ रिएक्ट होगा और क्या करेगा, NO2 रिएक्ट करेगा, यानी कि NO2 फॉर्म करेगा। सो यहाँ पे ओजोन का यूज किया जा रहा है NO2 में कन्वर्ट करने के लिए, ये फालतू का काम हो रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है कि ओजोन जो लेयर है उसमें से ओजोन के मॉलिक्यूल कम होते जा रहे हैं, यानी कि ओजोन का क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है। ओके, सो एग्जॉस्ट के कारण यहाँ पे ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है। सो ओजोन की एक प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के कारण यहाँ पे ओजोन खुद का ही डिप्लेशन कर रहा है, यानी कि क्या ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है सिंपली में, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। सबसे पहले यानी कि क्या, यहाँ पे जो अपना PbS है उसका कन्वर्जन PbSO4 में करता है और आयोडाइड का कन्वर्जन आयोडीन में करता है। ओके, नेक्स्ट है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी यानी कि ब्लीचिंग, आपने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में सुना होगा। ब्लीचिंग यानी कि क्या, जो कलर यानी कि कलरलेस कलर को कलरलेस में कन्वर्ट करता है। सपोज यहाँ पे अगर आपका शर्ट पर अगर किसका धब्बा पड़ गया तो उसको कलर का धब्बा निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ओजोन भी क्या करता है, इसकी तरह से प्रॉपर्टी दिखाता है। सपोज यहाँ पे जो अपना नेसेंट ऑक्सीजन तैयार होगा, जब कभी भी नेसेंट ऑक्सीजन तैयार होगा वो क्या करेगा, कलर को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि कलर मैटर के जो है, जिसमें कि सपोज आपके शर्ट के ऊपर ग्रीस निकल गया, यानी कि जो गैरेज में रहता है वो ग्रीस अगर गिर गया तो ये ग्रीस के साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और कलरलेस मैटर यानी कि क्या उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और सिंपली में उसका क्या हो जाएगा, कलरलेस मैटर हो जाएगा। यानी कि कलर मैटर के साथ ये रिएक्ट होगा और कलरलेस मैटर तैयार करेगा। सिंपली में यहाँ पे क्या कर रहा है, ओजोन अपना ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यानी कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को यूज करके ब्लीचिंग प्रॉपर्टी दिखा रहा है। सो ओजोन एक्ट एज एन गुड ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने के कारण, ऑक्सीडाइजिंग नेचर एक किससे दिखाता है, O3 का कन्वर्शन O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में होकर ये अपना ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। और ओजोन को जब रिएक्ट करता है तो उसमें मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि क्या मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती, यानी उसको वाटर नहीं लगेगा। ये सिंपली में ड्राई ब्लीचिंग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नोन एज ड्राई ब्लीच, यानी कि उसको वाटर नहीं लगता है तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, ड्राई ब्लीच। यानी कि अगर आपने सिंपली ओजोन अगर आपने डब्बे पर लगा दिया, यानी कि ओजोन का स्प्रे अगर आपने यानी कि किसी भी ग्रीस के डब्बे पर लगा दिया तो वो उसका क्या हो जाएगा, सिंपली में उसका कन्वर्जन यानी कि कलरलेस मैटर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे और इसी चैप्टर में जो SO2 है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है और प्लस Cl2 है, ये बोथ यानी कि जैसे ओजोन की जैसे प्रॉपर्टी है सिमिलरली उसकी यानी कि SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और जो क्लोरीन है इसकी प्रॉपर्टी भी रहेगी। यानी कि ये भी ब्लीचिंग एक्शन दिखाएगा, ये भी ब्लीचिंग एक्शन दिखाएगा, ये भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा, ये भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा और साथ ही साथ ये भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा, ये भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा। यहाँ पे देखिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिया हुआ है।
और एक बात बस ये इसमें एक चेंज है कि जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या सॉरी जो अपना ब्लीचिंग एक्शन है SO2 और Cl2 की, ये किसके प्रेजेंट में रहती है, ये मॉइस्चर के प्रेजेंट में रहती है। यानी कि क्या इसको मॉइस्चर चाहिए तभी ये ब्लीचिंग एक्शन दिखाता है। सिंपली ये यहाँ पे इसका डिफरेंस है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, ये बाद में जो सल्फर यानी कि जो सल्फर की प्रॉपर्टी जैसे ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है यानी कि ओजोन की प्रॉपर्टी देखी, वैसे सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी भी देख इसके बाद के वीडियो में आएगी। ओके, इसके बाद है जैसे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाई तो उसके बाद ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी दिखाएगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सिंपली में क्या, उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल देगा। सपोज यहाँ पे जो अपना नेसेंट ऑक्सीजन तैयार हुआ था, अगर इसके साथ अगर किसी अदर नेसेंट ऑक्सीजन अगर रिएक्ट होगा तो क्या करेगा, O2 फॉर्म करेगा। सिंपली में जो H2O2 है, H2O2 क्या करेगा, अपना H2O2 में से एक नेसेंट ऑक्सीजन मिल गया और H2O फॉर्म हो गया। ओके, सो ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना जो ओजोन के साथ जो नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म हुआ था इसके साथ रिएक्ट होकर क्या करेगा, O2 फॉर्म करेगा। सिंपली में H2O2 से हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि H2O2 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और किसके वजह से रिडक्शन हो गया, अपना ओजोन की वजह से रिडक्शन हो गया। सिमिलरली में यहाँ पे क्या कर रहा है, ओजोन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखा रहा है। सिमिलरली अपना नेक्स्ट है अपना BaO2 यानी कि क्या, बेरियम पर ऑक्साइड, उसके साथ भी सिमिलरली BaO में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन दे देगा। सो यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा। सो ओजन क्या क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी दिखा रहा है और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखा रहा है। ओके, क्लियर है ओजन के बारे में। नेक्स्ट है ओजन डिप्लीशन कैसे कैसे होता है, यानी कि क्या, ओजन कैसे कम होता जा रहा है, ओजन को कैसे कम होता जा रहा है। आपने अंटार्कटिका के ऊपर यानी कि आपने ओजोन होल के बारे में सुना ही होगा, बहुत सारे जगह ने आपने सुना होगा कि यानी कि क्या, ओजोन जो ओजोन होल है वो अंटार्कटिका खंड पे यानी कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन होल तैयार हुआ है। सो उसका रीज़न क्या है, ये भी एक रीज़न है, उसके बारे में भी उसके बाद में। सो उसके जो रीज़न है यानी कि ओजोन डिप्लेशन कैसे हो रहा है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो ओजोन रहती है उसके बारे में देखिए कि ओजोन डिप्लेशन किसे कहते हैं, कि थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज डिप्लेशन। यानी कि क्या, ओजोन जो अपर एटमॉस्फेयर रहता है, ओजोन किस लेयर में रहता है, इसको भी ओजोन रहता है स्ट्रेटोस्फीयर में। यानी कि क्या, अर्थ के पास जो डिफरेंट जो एटमॉस्फेयर है उसको डिफरेंट लेयर में ये किया है, डिवाइड किया है। सबसे पहले जो टोपोस्फीयर है, यानी क्या, टोपोस्फीयर रहता है सबसे जिसमें हम रहते हैं उसको टोपोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद रहता है स्ट्रेटोस्फीयर में, जो अपना ओजोन है ये इसी स्ट्रेटोस्फीयर में रहेगा। ओके, जो अपना ओजोन है ये स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है। सो इस लेयर में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में अगर ओजोन की लेयर अगर कम होती रहती है तो उसके क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। सिंपली में आपको अगर पूछा तो व्हाट इज में ओजोन डिप्लेशन, ओजोन लेयर को कम होते जा रहा है, उसे कहते हैं ओजोन डिप्लेशन। ओके, नेक्स्ट है अपना कि ओजोन लेयर के डिप्लेशन के रीजंस क्या क्या है। सो ओजोन लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब यूवी रेज रेडिएशन फ्रॉम द सन दस प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द अर्थ। यानी कि क्या, सिंपली में ओजोन का यहाँ पे यूज दिया हुआ है यानी कि यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है अपना डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर इज कॉज बाय नाइट्रोजन पेरोक्साइड यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है। जो हमने ओजोन की जो प्रॉपर्टी देखी थी उसमें पढ़ा था कि जो अपना एग्जॉस्ट रहता है उसमें से क्या निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। उसका ओजोन के बाद यानी कि ओजोन क्या करता है, उसका ऑक्सीडेशन करता है और खुद O2 यानी कि ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। सिंपली में यहाँ पे ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है किससे, सुपरसोनिक जेट से। सो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट है थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर कॉजेज द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कैन बी ऑल्सो कॉज बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि क्या, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC यानी कि क्या, फ्रियॉन्स, जो यूज एज एन एरोसोल एंड रेफ्रिजरेटर एंड सब्सिक्वेंट एक्सेप्ट इनटू द एटमॉस्फेयर। क्या होता है कि आपने सुना होगा कि सपोज आपने बहुत बार सुना होगा कि या फिर टीवी न्यूज़ पे होगा यहाँ पे तो क्या करता है कि जो रेफ्रिजरेटर रहता है उसके कारण क्या होता है कि हमारा ओजोन डिप्लेशन होता है, ऐसा सुना है। सो क्यों होता है कि जो हमारे जो रेफ्रिजरेटर रहता है या फिर AC रहते हैं उसमें क्या करता है कि एक एरोसोल यानी कि क्या, एक सब्सटेंस यूज होता है, उसे क्या कहते हैं, फ्रियॉन्स यानी कि क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रियॉन रहता है उसका यूज किया जाता है एज ए रेफ्रिजरेटर यानी कि क्या, उससे कूलर यूज होता है यानी कि क्या, यो ठंडा यानी कि क्या कह सकते हैं, कूल नेचर यानी कि कूल एयर तैयार करता है। सो जो बाद में क्या कहता है, अब खुद का कन्वर्शन Cl अपना क्लोरीन फ्री आयन में कन्वर्ट करता है यानी कि क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का किस में कन्वर्शन हो गया, अपना फ्री आयन में।
बाद में ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, और उसका क्या हो जाएगा, बाद में उसका डिप्लेशन हो जाएगा। इसीलिए सिंपली आपको अगर पूछा कि ओजोन डिप्लेशन इन ड्यू टू द रेफ्रिजरेटर, तो उसका एक पॉइंट है, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता है, यानी कि फ्रियंस रहता है सीएफसी के कारण, एरोसोल जो रहता है रेफ्रिजरेटर में, उसके कारण क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है अपना जो डिप्लेशन इन ओजोन लेयर हैज बीन ऑलमोस्ट प्रोनाउंस इन पोलर रीजन, यानी कि पोलर रीजन कौन से, जो नॉर्थ और साउथ रीजन है, यानी कि अंटार्कटिका एंड आर्टिक जो महाद्वीप है, उसके ऊपर हमने क्या दिखाया कि ओजोन डिप्लेशन लेयर ज़्यादा हो रहा है। उसके लिए एक कंडीशन होती है जो कि एक ज्योग्राफी का पार्ट है। ओके, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सो सबसे ज़्यादा डिप्लेशन कहाँ पे हो रहा है, पोलर रीजन पे हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि ओजोन डिप्लेशन इज अ मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, यानी कि क्या ओजोन डिप्लेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या करता है कि यूवी रेज हमारे, अगर यूवी रेज जो है अगर अर्थ तक पहुंच जाए, यानी कि कुछ भी, यानी कि थोड़े अमाउंट में अगर यूवी रेज अगर हमारे अर्थ पर पहुंच जाए, या अर्थ सर पर पहुंच जाता है, तो क्या करता है वो, हमारे जो ह्यूमन बींग्स हो या फिर कोई भी हो, उसको लाइफ, यानी कि जो लाइफ अर्थ पर जो रहने वाली लाइफ है, उसको डैमेज करता है। सिंपली ये डैमेज करने के कारण इससे क्या क्या होता है, ये इसको मेंशन किया है कि अगर ओजोन डिप्लेशन नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम्स होंगे। सो क्या होगा कि अमाउंट ऑफ यूवी रेज, यानी कि अल्ट्रारेज रेडिएशन जो हमारे अर्थ पर रीच होंगे, वो क्या हो जाएगा, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, दस कॉजिंग द इंक्रीज इन द रेट ऑफ स्किन कैंसर, या कि स्किन कैंसर होगा, इससे स्किन कैंसर लाइक प्रॉब्लम्स हो गए, और लाइक कैटरैक्ट, आई कैटरैक्ट, यानी कि क्या आई के डिसीजेज होंगे, आई कैटरैक्ट, और जेनेटिक, यानी कि जेनेटिक एज वेल एज इम्यूनो सिस्टम डैमेजेस भी होंगे, यानी कि क्या उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स, लाइक उसमें जेनेटिक एब्रीवेशन होगा, यानी कि म्यूटेशन होगा, या फिर कुछ चेंजेस हो गए, और किसी की इम्यूनो सिस्टम भी हो सकती। तो ओजोन के डिप्लेशन के कारण यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। ओके, बाद में देखेंगे इसके बाद ओजोन का स्ट्रक्चर, यानी कि ओजोन का एक स्ट्रक्चर कैसा है। सो O3 मॉलिक्यूल है, सो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल रहेंगे। सो आप सिंपली में देख सकते हैं ये ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, और ये इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। सो इसको पहले डिस्क्राइब करते हैं, बाद में जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है ये क्यों दिए हुए, कैसे दिए हुए, इसको हम बताएंगे। ओके, सो ओजोन के स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन दिखा हुआ कि ओजोन इज एन एंगुलर मॉलिक्यूल, यानी कि क्या कैसे एंगुलर स्ट्रक्चर है, एंगल लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, सिंपली उसके बाद जो 2O बॉन्ड लेंथ, यानी कि जो O बॉन्ड लेंथ है, ये एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, और जो दूसरा ऑक्सीजन, ये जो लेंथ है ये क्या है, सिंपली सिमिलर है, यानी कि क्या ओजोन मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल, यानी कि जो लेंथ है ये क्या है, सिंपली सिमिलर है, यानी कि क्या जो बॉन्ड लेंथ रहती है दोनों की सेम रहती है। ओके, और नेक्स्ट है जो एंगल है 117 डिग्री, यानी कि जो 117 डिग्री ये एंगल है दोनों के बीच में का, ये जो एंगल दिया हुआ है एंगुलर स्ट्रक्चर किया है, इसमें जो एंगल है 117 डिग्री है सिंपली में। और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हैव 2 कैनोनिकल फॉर्म्स, यानी कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इसमें 2 कैनोनिकल फॉर्म है, यानी कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसके 2 कैनोनिकल फॉर्म्स, यानी कि क्या 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, यानी कि क्या सिंपली में आप अगर देखेंगे तो ओजोन की जो, यानी कि जो ऑक्सीजन की जो कैटन, यानी कि जो बॉन्ड फॉर्मिंग करता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, 2 बॉन्ड फॉर्म करता है। और ये यहाँ पे अगर 1 2 3 अगर इसको नंबर दे दिए, सपोज अगर इसको 1 2 3 अगर नंबर दे दिए, तो ये नंबर 1 ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 बॉन्ड तो फॉर्म कर रहा है, इसकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट यहाँ पे जो सेकंड ऑक्सीजन है ये क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ऑक्सीजन तो 3 बॉन्ड फॉर्म ही नहीं करता, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन तो स्टेट नहीं रहती। बट यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है, ये कैसे दिया हुआ है, ये क्या है, एक वन ऑफ द फॉर्म है, यानी कि क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाता है, यानी कि ये क्या करता है, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये दोनों पाई बॉन्ड, ये क्या रहता है ऐसा, यहाँ से यहाँ, इस मॉलिक्यूल से यहाँ, इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल में, इन दोनों के बीच में क्या होता रहता, मूव होता रहता, क्या होता रहता, मूव होता रहता। सिंपली में जो पाई बॉन्ड का जो डीलोकेशन होता है, यानी कि जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड है इसका अगर इसके जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसका अगर डीलोकलाइजेशन होता है, उसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ओके, सो उस रेजोनेंस के कारण क्या कहता है, इसके 2 डिफरेंट फॉर्म रहेंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि क्या ये सिंपली में क्या है, ये 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि क्या ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर यानी कि इस फॉर्म में स्ट्रक्चर रहेंगे। बट जो फाइनल स्ट्रक्चर है ये रहेगा, यानी कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, यानी सिंपली में
जो बॉन्ड लेंथ रहेगी ये यहाँ पे क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। ओके, बॉन्ड लेंथ सिमिलर रहेगी क्योंकि इसमें दोनों में भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। और एक बात है कि ये अगर आप ये बॉन्ड लेंथ देखेंगे, ये बॉन्ड लेंथ यानी कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड की जो लेंथ देखेंगे, ये बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन आएंगी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच। यानी कि जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड भी नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इन दोनों के बीच में का है। यानी कि क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। सिंपली जो डबल बॉन्ड है उससे इसकी लेंथ ज़्यादा होगी और सिंगल बॉन्ड है उससे इसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी। यानी कि क्या, ये दोनों के बीच में आएगा। क्लियर है? सो इसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो रेजोनेंस के कारण इसमें दो कैनोनिकल फॉर्म होते हैं। ओके, सो रेजोनेंस के कारण ड्यू टू द रेजोनेंस दे हैव टू सिमिलर आइडेंटिकल लेंथ बॉन्ड लेंथ इन ओ, यानी कि दो ओ बॉन्ड की जो लेंथ है ये क्या है, सिमिलर है, आइडेंटिकल है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट है अपना ओजोन की यूजेस, यानी कि ओजोन का कैसे यूज किया जाता है। सो ओजोन इज यूज इन प्यूरिफिकेशन। सबसे पहले तो ओजोन की प्रॉपर्टीज को यूज करके क्या करेंगे, हम ओजोन को डिस्क्राइब करेंगे। क्या करता है ओजोन, ओजोन के ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो सकता है। ओके, ये यूज हो गया। नेक्स्ट है अपना ओजोन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। नेक्स्ट है अपना ओजोन एज ए ओजोन अपना क्या हो सकता है, ओजोन एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज हो सकता है। ओके, सो ब्लीचिंग यानी कि कलर को डिकलर करने के लिए यूज हो सकता है। और अगर हमने इसको वाटर में अगर यूज़ किया तो ब्लीचिंग पाउडर लाइक वाटर में अगर यूज़ किया तो क्या हो सकता है, हम डिसइंफेक्टेंट की यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो सिमिलरली आप इसमें से ध्यान रख, यानी कि इसको ध्यान में रख के आप, यानी कि प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के आपकी यूजेस लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो यूजेस दिए वो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। यानी कि क्या, ओजोन इज यूज एज अ फॉर एयर प्यूरिफिकेशन एज क्राउडेड प्लेस लाइक सिनेमा हॉल्स एंड टनल्स एंड रेलवे। यानी कि ओजोन का यूज़ होता है किस कहाँ पे, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर प्यूरिफिकेशन में यूज़ होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया रहते हैं या फिर कुछ भी स्मेल रहता है उस स्मेल को ये क्या करेगा, डिस्मेल करेगा, यानी कि उसमें से स्मेल हटा देगा। सिंपली वहाँ पे से स्मेल हटा देगा। ओके, नेक्स्ट है स्टरलाइजिंग बाय द ऑक्सीडाइजिंग ऑल द जर्म्स एंड बैक्टीरिया। यानी कि वाटर का स्टरलाइजेशन करेगा ये, और यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट है ब्लीचिंग इनओरी। यानी कि इनओरी यानी कि क्या, जो अपने पास जो दाग दागिने रहते, यानी कि क्या, जो अपने पास जो ज्वेलरी रहती, इनओरी कहते हैं उसे। ज्वेलरी यानी क्या, इनओरी। उसको ब्लीच करने के लिए, या फिर ऑयल हो उसमें अगर कलर होगा उसको निकालने के लिए, स्टार्च रहता है उसमें कलर होगा, या फिर वैक्स हो गए, या फिर जो फाइबर्स रहते हैं सिल्क लाइक फाइबर उसमें अगर कलर होगा उसको डीकलराइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक कैम्फोर। यानी कि जो कैम्फोर रहता है अपना, जो कपूर रहता है, कपूर सन्स नहीं, वो वाला नहीं, कपूर जो भगवान के सामने चढ़ाते हैं, यानी कि जो जिस पर आग लगा के जो कपूर हाथ में लगा वो कपूर है, यानी कि क्या, कैम्फोर। सो नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट। इसके यूज में, इसके जो यूज़ है ये आपको ट्रांजिशन, यानी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसको प्रिपरेशन की मेथड दी हुई है, ट्रांजिशन मेथड चैप्टर जैसे आपने एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16-17 देख रहा है, उसी तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट का चैप्टर है उसमें दिया हुआ है। ओके, सिंपली इसके यूजेस हो गए। सो ओजोन के बारे में हमने जो सब कुछ देखा है, ओजोन के यानी कि ओजोन की यूजेस कैसे कैसे है, ओजोन की प्रॉपर्टीज़ है, ओजोन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होगी, और उसके साथ ही साथ हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड। ओके, सो ओजोन के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ओजोन का इंपॉर्टेंस नेचर में ज़्यादा है। और एक बात, जो ओजोन डे, इंटरनेशनल ओजोन डे है, वो क्या है, 16 सितंबर को है। ये कभी कभार पूछा जा सकता है। ओके, ध्यान में रखें, सिर्फ 16 सितंबर को क्या है, ओजोन डे है। ओके, सो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रुकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी क्यूरीज हो, यानी कि कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पार्ट का रिलेटेड हो, आप कमेंट्स में मेंशन कर दिए, मैं उसको जो नेक्स्ट वीडियो में उसको उसके क्वेश्चन जो है उसको लूँगा। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।